हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, काइनेटिक्स काइनेटिक्स एक्चुअली एक वर्ड है जो कि किनेसिस टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। सो केमिकल काइनेटिक्स आप समझ सकते हैं नाम से ही कि यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस में होने वाले मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो हम कुछ भी शुरू करें, ऑब्वियसली आपको पता है हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर्स को आगे लेकर चलने वाले हैं, लेकिन हम कुछ भी शुरू करें उससे पहले हम इस टर्म का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? एज यू ऑल नो, एंड इफ यू डोंट नो यू विल बी नोइंग दिस थिंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आप रिएक्शंस के अंदर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो। आप रियल लाइफ में भी से बहुत सारी चीजों से मिलते हो जहां पर आप इस चीज को यूज करने वाले हो, बट आप उसको टेक्निकल टर्म्स में यूज नहीं करके फॉर्मल वे के अंदर यूज कर रहे हो। बट केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली हम रिएक्शंस की रेट को पढ़ते हैं, किस रेट से एक रिएक्शन हो रही है, किस रेट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शंस की रेट्स को अफेक्ट करते हैं, और कैसे उन फैक्टर्स का इंपैक्ट हम रिएक्शन और उसकी रेट के ऊपर देख सकते हैं। फर्दर मोर हम यहाँ पर डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, यानी हम रिएक्शंस के अंदर कूदेंगे, हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और कैसे हम फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है और रिएक्शन मैकेनिज्म में आप किन किन चीजों के उससे साथ डील करने वाले हो, ये सब भी हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, दैट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद rate of reactions and factors affecting rate of reaction such as temperature, catalyst, concentration, etc. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। It also deals with the reaction mechanism involving orientation and energy of molecule। जो मैं आपसे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, उसकी भी हम लोग डिगिंग करेंगे, हम ये पता करेंगे कि कैसे रिएक्शंस मूव करती हैं। चलिए इन सब चीजों से हम लोग बात बिल्कुल करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो चीज डिस्कस करनी है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से क्या होगा, है ना। ये सवाल तो आपके दिमाग में हमेशा आता है, आप जब भी पढ़ते हो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ आप इसलिए रहे हो कि कई बार आपको चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। ऑल्दो इस टर्म से रियल लाइफ में आप कन्वर्जन बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन स्टिल आपको आइडिया बहुत सारा होता है, बहुत बार आप चीजों को सोच सकते हो इन तरीकों से भी। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। और सबसे पहला टर्म जो हम लोग ये डिफाइन करने वाले हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं बार बार, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, चलो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप रियल लाइफ में देखते हैं और बहुत आसानी से आप इनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ इमेजेस ला रहा हूं, ये इमेज दिख रही है किसी को? आपके साथ मूव भी हो रहा होगा, वो ऑप्टिकल इल्यूजन एक्चुअली। सो दिस इज द डायग्राम और पिक्चर ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है जहां पर सिलेंडर्स और पिस्टन्स हैं और उनके बीच में फ्यूल जल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑल्दो आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं जानते, लेकिन अभी आप आंसर दोगे, बताओ ये जो यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी या बहुत स्लो? हाँ, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एज सून एज कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, हमें बर्निंग जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे आप अपनी कार्स, बाइक्स और जो भी इंजन हैं उनको मूव करवा सकते हो। तो आपने खुद ने अपना जवाब दे दिया है कि ये रिएक्शन एक बहुत फास्ट रिएक्शन है। किस बेसिस पर आपने इस रिएक्शन को फास्ट बोला? बिल्कुल रेट के बेसिस पर। इस रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट बहुत ज्यादा होती है उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? फास्ट रिएक्शंस बोलते। तो वेरी गुड, हमें एक टर्म सीखने को मिला, दीज आर कॉल्ड फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। चलिए तो यहां की जगह मैं कैटेगराइजेशन इधर करता हूं, यहां पर करते हैं कैटेगराइजेशन। तो हमने जो पहले टाइप ऑफ रिएक्शन सीखी वो है हमारी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब क्या मुझे डिफाइन करके बता सकते हो फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होगी? आपने ऐसा क्या देखा इस रिएक्शन में कि आपने इसको फास्ट रिएक्शन बोल दिया? हाँ वेरी गुड, आपने देखा कि ये रिएक्शन बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। देखो हम सबसे पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। ऑल्दो मैंने रेट को डिफाइन नहीं किया, जरूरत भी नहीं, कॉमन सेंस है। यहां आप देखें, आप फास्ट रिएक्शंस के लिए बोलोगे दीज आर द रिएक्शंस which
are completed in a very short interval of time, very short interval of time. अभी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को भी डिफाइन कर सकता हूं, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड के भी छोटे से फ्रैक्शन में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उन्हें हम लोग कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, आपके दिमाग में आज तक है ना, आपने 11th क्लास तक आपने पढ़ लिया है ना, स्कूल से लेकर अब तक, तो आपको पता होगा कोई और एग्जांपल जो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है। एक तो आपके सामने है कंबस्टन, है ना, एक एग्जांपल तो हम लिख सकते हैं यहां पर कंबस्टन ऑफ फ्यूल, कंबस्टन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल बोल लो, गैसोलीन बोल लो, है ना, रादर फ्यूल में तो सारी कैटेगरी आती है, तो हम कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, जैसे हम प्यार से गैसोलीन भी बुलाते हैं। और कोई एग्जांपल ध्यान दे, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है, दीज आर द फास्टेस्ट रिएक्शंस, ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये रिएक्शंस क्या हो चुकी होती हैं? कंप्लीट हो चुकी होती हैं। तो चलिए, किसी के बताए बिना ही हमें पता लग गया, मेरे बताए बिना भी आपको पता लग गया कि फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं। ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर भी कंप्लीट, एक फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए, और ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। चलिए मूव करते हैं अपनी दूसरी पिक्चर के ऊपर, देखते हैं हम उससे क्या एनालाइज कर पाते हैं और क्या सीख पाते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, ये काले रंग का पत्थर है ना, और ये आपका फेवरेट डायमंड है। और आप देख पा रहे हो कि यहां से हम बोलना चाह रहे हैं कि ग्रेफाइट छूमंतर होकर डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? होता है ना, डायमंड मिलता नहीं है आपको, हाँ, लेकिन डायमंड मिलता कहां पर है? अर्थ क्रस्ट में। और ये भी आप बचपन से आज तक पढ़ते हो कि कई साल पहले जब एक्सटिंक्शन वाला इवेंट हुआ था, तब जो भी जानवर, जो भी अपने जो भी लिविंग थिंग्स थी वो मर गई थी, है ना, जमीन ऑलमोस्ट उल्टा हो गई थी, तो वो नीचे दब गए, और दब के बहुत लंबे टाइम के बाद ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हुआ? डायमंड में। तो इस प्रोसेस को बहुत साल लगते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर, बचपन के अंदर, कि आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेबोरेटरी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। दैट मीन्स ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन नेचुरली होता है, और उस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं। हाँ, दैट मीन्स ये रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन है। इन दोनों को कंपेयर करें तो बहुत फास्ट रिएक्शन थी, और ये बहुत ही स्लो रिएक्शन थी। इतनी स्लो है कि आप इसको होते हुए ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। यानी कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे तब हमारा ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट होगा? डायमंड के अंदर। तो अब हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस के ऊपर मूव कर सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्लो रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? स्लो रिएक्शंस। तो स्लो रिएक्शंस क्या होंगी? अब तो आपको दिख रहा है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत लंबे इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है, ऐसा बोले कि इवन वो कंप्लीशन के अंदर कई साल लगा देती है, उन्हें हम लोग कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? स्लो रिएक्शंस। So we can define our second term, that is the reactions which are completed in a very long interval of time, very long interval of time, many years, अगर हम सिंपली बोलना चाहें तो उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? स्लो रिएक्शंस। तो एक तो आपके सामने है एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल तो क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। करेक्ट। कोई और एग्जांपल? हाँ, वेरी गुड, अरे बिल्कुल आता है आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपने सीखा है। आप आयरन के एक पीस को आज यहां रख जाओ और उसके बाद कई साल बाद आकर देखो तो आपको बहुत थोड़ा आयरन रस्ट, मतलब अगर आपने 10 ग्राम आयरन की एक नेल रखी है तो हो सकता है 10 साल बाद जब आप आओ तो उसमें से सिर्फ 0.1 ग्राम्स की रस्टिंग हुई हो। तो रस्टिंग भी एक बहुत स्लो प्रोसेस है जो कई सालों के अंदर कंप्लीट होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो अब हमने दो चीजें सीख ली है, एक फास्ट रिएक्शंस और एक स्लो रिएक्शन। क्या इनके बीच में भी कुछ हो सकता है?
हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी रिएक्शंस जो ना बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो, ना बहुत लंबे इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये आपके पास तीसरा एग्जांपल है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं लकड़ी जला रहा हूं। क्या जला रहा हूं? लकड़ी जला रहा हूं। ये जो लकड़ी जल रही है, ऑब्वियसली थोड़ी देर के, ना तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर जलेगी और ना ये जलने में कई साल लेगी। तो बेसिकली ये जो आपकी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन। जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ गई रिएक्शंस की, उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। चलिए, तो मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो रिएक्शन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाए, उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। तो आप मेरे साथ साथ खुद ही डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्शंस which are, या तो आप ऐसा बोल दो इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू, which are completed in a certain interval of time। तो जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाएं, उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 3 तरह की रिएक्शंस का आइडिया लिया, जिसके लिए मुझे किसी डेफिनेशन की, किसी चीज के पढ़ने की या किसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं थी। ये होता है कॉमन सेंस, और इसी कॉमन सेंस के थ्रू हम पूरी केमिस्ट्री को सीखते हुए चलेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, अगला पॉइंट। अब मैं आपका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा। मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं। ग्राफ्स जनरली स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उनसे डील करने में मजा नहीं आता। अभी आएगा। अब हम देखो, मैं आपके सामने 3 ग्राफ्स बना रहा हूं। द ग्राफ्स आर प्लॉटेड between concentration and time, correct? What I want you to do is कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप सिर्फ ग्राफ देखकर मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ कौन सी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये आपको मुझे बताना है ना? चलिए, पहला ग्राफ हम अलग अलग कलर कोड यूज कर लेते हैं। आई हैव 3 कलर्स। वैसे जीवन में बहुत सारे कलर्स होने चाहिए। द फर्स्ट ग्राफ इज दिस, द सेकेंड ग्राफ इज दिस, एंड द थर्ड ग्राफ इज दिस। आपको ये बताना है कि ये तीनों ग्राफ इन तीनों में से किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द ग्राफ्स आर बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन, लेट मी स्पेसिफाई, दीज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। In each case, these are all concentration of reactant. हाँ, very good. ये ग्राफ कौन सी रिएक्शंस के लिए है? This is for fast or instantaneous reactions. Why so? क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने बहुत ज्यादा वो बना दिया है, इसको हम और ज्यादा स्टीप कर सकते हैं कि बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी होगी? 0। दैट मींस रिएक्टेंट पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ये, और देखो बहुत सारा टाइम गुजर गया, तब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शंस हैं? दिस ग्राफ इज फॉर स्लो रिएक्शन। और तीसरी देखो, ये सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शंस का ग्राफ है? मॉडरेट रिएक्शंस का ग्राफ है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम रिएक्शंस को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चलिए कॉपी करें। अभी तो हमने क्लासिफिकेशन किया, बेसिक आइडिया लिया है कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बट अभी भी हमारा मेन मुद्दा बाकी है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम सीखते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। So now the question still remains, what is rate of reaction? तो अब बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने की। तो देखो, ये आपने देख लिया है, अभी आपने अलग अलग रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे अगर कहा जाए, मान लो आप ही वो पहले आदमी हो जिसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, तो आप रेट को किस टर्म में डिफाइन करोगे? इतना बेसिक आइडिया हम सभी को है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, जैसे टाइम पास होगा, एज टाइम विल पास, रिएक्टेंट्स, yes, they will get converted into products. That means टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी?
डिक्रीज, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का अमाउंट वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बेसिक सी चीज है जो आप सभी लोगों को आती है। चलिए, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स और पैरामीटर्स टू डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर आप एक रिएक्शन की रेट डिफाइन करने चलो तो आपके पास वो पैरामीटर्स क्या हैं जिसके बेसिस पर आप रिएक्शन की रेट डिफाइन करोगे। ठीक, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, आपको उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। चलिए, टाइम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप ये देखोगे, या फिर हीट एक्सचेंज एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कितने सब्सटेंस को यूज करने पर कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई। क्या आप यहां से रेट पता कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर बचा क्या आपके पास? टाइम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बस यही हमारा पॉइंट है समझने का कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कितने टाइम में या किस इंटरवल ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है या फिर फॉर्म हो चुका है। उसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमाउंट, अब अमाउंट तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो हल्का सा और आइडिया, थोड़ा सा और डिगिंग करते हैं इसकी और देखते हैं कि जो आप वेरिएबल्स की बात करो, जो टाइम और अमाउंट की बात करो, अमाउंट में हम किस किस को काउंट करेंगे। तो आप देखो, तो नाउ यू वी नो द पैरामीटर्स, कैन यू हेल्प मी डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन? You know that parameters. What are the parameters? So can you help me to define the rate of reaction? In which terms I will define the rate of reaction? Change in mass or moles with respect to time. Will that be correct? Or change in pressure or volume with respect to time? क्या मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज से? और हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमने भी मना किया था। नहीं, वो तो ये था कि हमने हीट इवॉल्व की थी विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम यहां विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस पैरामीटर के टर्म्स में रेट डिफाइन कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। इसके टर्म में कर सकता हूं। सोचो, अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन हो तो जब गैसेस कंज्यूम होंगी या फॉर्म होंगी तो उनके मोल्स चेंज होंगे, और उनके मोल्स चेंज होंगे उनका प्रेशर चेंज होगा, या कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे आपने पेट्रोल को जलाया, आपने एक फ्यूल लिया ए, एक फ्यूल लिया बी, दोनों को जलाया, क्या दोनों से सेम टाइम में सेम हीट रिलीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, दोनों से अलग अलग होगी। यानी गिवन टाइम में जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई उसकी बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेट किसी एक फिक्स पैरामीटर पे काम करती है। डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की रिएक्शन से डील कर रहे हो, आपको अपने पैरामीटर्स को चेंज भी करना पड़ता है। तो हमने यहां से इस डिस्कशन से ये सीख लिया है कि वे रेट ना इनमें से किसी के भी टर्म्स में डिफाइन की जा सकती है। दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। अगर मुझे कोई 4 ऑप्शंस देगा तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, हीट हो सकती है, मास हो सकता है, मोल्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। लेकिन हमें कोई एक पैरामीटर तो लेना होगा ना जिसके बेसिस पर इसको हम स्टैंडर्डाइज कर पाए। ठीक है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी को भी यूज कर सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन पैरामीटर, जो मोस्ट कॉमन पैरामीटर होता है वो होती है कंसंट्रेशन। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्चुअली कई लोग तो यहीं से कंफ्यूज होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली मोलैरिटी। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन आपने बोला है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसकी बात कर रहे हो? मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो गांव का बच्चा जानता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसकी आप मोलैरिटी निकालना चाहते हो, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आई होप आप सभी को पता है मोलैरिटी क्या होती है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, N/V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। और यही हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आइए चलें डिफाइन करने चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना लिया है, वो है कॉन्सेंट्रेशन, और हम ये बोल सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आपको पता होगा, तो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ, उससे आप रिएक्शन की रेट को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दें, रिएक्शन एक ही है, रिएक्टेंट एंड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो आप चाहो तो रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज के टर्म्स में लिख सकते हो, आप चाहो तो रिएक्शन की रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज के टर्म्स में लिख सकते हो। किसी भी टर्म में लिख लो, क्योंकि सिंगल रिएक्शन है,
चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखो चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में, रिएक्शन की रेट हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और वो आएगी भी, ऑब्वियस है, एक ही तो रिएक्शन है। तो वेदर यू राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन बोथ द केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विल एग्जैक्टली बी सेम। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आओ प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बातें बहुत सारी हो गई। सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी। तो देखें, आप ये सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो आगे, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है, देखना ध्यान से। अगर मैं रेट डिफाइन करूं तो सिंपल वर्ड्स में मैं इसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं। अभी आप देखना, किसी भी रिएक्शन की रेट नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब हम उसको नेगेटिव क्वांटिटी में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक, तो हमें रेट को हमेशा क्या रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी, पता उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब हम डेल्टा सी फॉर रिएक्टेंट निकालेंगे वो हमेशा नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और जब हम डेल्टा सी फॉर प्रोडक्ट निकालेंगे तो बताओ वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो अब क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें इसकी तैयारी पहले से ही रखनी होगी। ये जो रिएक्टेंट का चेंज नेगेटिव आने वाला है, मुझे उसको पॉजिटिव करना होगा। कैसे कर सकता हूं? हाँ, बहुत सिंपल है, इसके आगे पहले से ही एक माइनस और एक प्लस लगा दूं। तो आप समझ पा रहे हो, जब भी हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर रिएक्टेंट्स, करेक्ट, और जब हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं, दिस विल बी फॉर प्रोडक्ट्स। एंड व्हाई सो? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। मेरी थोड़ी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की आदत है, बाबा आप बोर्ड में मत लिख के जाना ऐसा। So as concentration of reactant decreases with time, या फिर आप इसे progress of reaction भी बोल सकते हो, और यहां पर आप बोल सकते हो as concentration of products, concentration of products increases with time। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमने सीख लिया है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज के साथ दिखा सकते हैं, और जब भी हम रेट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बात करते हैं एक और छोटी सी चीज की। तो आई डोंट थिंक मैं यहीं पे बात करते, आपने लिख ही लिया होगा, तो यहीं पे डिस्कशन करते हैं। देखें, समझे आप मेरी बात को? अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब मैं आपको एक और चीज से मिलवाने वाला हूं, नाम आप बहुत अच्छे समझते होंगे। अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक मतलब दो और टाइप्स होते हैं इसके, आप लिखना चाहो तो। एक को हम बोलते हैं एवरेज रेट, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एवरेज रेट। और दूसरी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए, तो दोनों का मतलब समझते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फिजिक्स के अंदर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करते हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने सॉरी मैंने लेट से मान लो मोल्स में खेलते हैं, 20 मोल्स ऑफ पेट्रोल ले लिया है। मोल्स अच्छे लग रहे हैं, चलो मास ले लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। या आप चाहो तो पेट्रोल लिक्विड तो उसका वॉल्यूम भी ले सकते हो, मास वॉल्यूम में मास ले रहा हूं। मान लो मैंने 500 ग्राम ऑफ पेट्रोल ले लिया है, ठीक है। ये चलो पेट्रोल अच्छा लग रहा। पाउडर्ड कोल ले लेते हैं, मास में आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे।
अब मैंने इसको जलाना शुरू किया, ठीक है। तो हम यहां पर एक टर्म लिखते हैं टाइम t इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि अभी आपकी जो रिएक्शन है वो शुरू नहीं हुई है, ठीक है। अब आपने रिएक्शन को चलाना शुरू किया, 10 सेकंड गुजरे, कुछ कोल जल गया होगा, है ना। तो 500 ग्राम था कोल, मान लो 10 सेकंड के बाद आपके पास 470 ग्राम कोल बचा है। फिर आपने देखा 30 सेकंड के बाद आपके पास कुछ 320 ग्राम कोल बचा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोल जलता जा रहा है, आप उसकी रीडिंग लेते जा रहे हो। अब अगर आप ये देखना चाहो कि 0 से लेकर 30 सेकंड के बीच में, 0 से लेकर 30 सेकंड के बीच में कितना कोल जल गया है, या फिर 0 से 30 सेकंड के बीच में कोल के जलने की रेट क्या रही होगी, तो आप यहां पर एक सर्टेन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, सर्टेन टाइम इंटरवल। तो जब हमारे पास एक सर्टेन टाइम इंटरवल होता है तो उसे हम हमेशा कौन सी रेट बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं, कि 0 से लेकर 30 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितने टाइम में कितना कोल जल गया है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि t इक्वल टू एग्जैक्ट 30 सेकंड पर कोल किस रेट से जल रहा होगा, हाँ, तो वो उसकी कौन सी रेट होगी, इंस्टेंटेनियस रेट। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने एक कार ली और एक कार के थ्रू आप गए और आपने 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेट्स से इन 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में 500 किलोमीटर आप गए, यहां से आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 3 आवर पर, जब आप 3 आवर गुजर चुके थे, आपको 3 आवर पर एग्जैक्टली आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो यही डिफरेंस है। पूरे टाइम इंटरवल में काउंट किया तो वो एवरेज स्पीड होगी, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काउंट किया तो हम क्या बोलते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखो एवरेज रेट हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट measured at या measured over a given time interval। तो एक गिवन टाइम इंटरवल पर जब आप रिएक्शन की रेट निकालते हैं तो उसे हम कौन सी रेट बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। वहीं अगर आप रेट को मेजर करो, रेट मेजर्ड एट अ गिवन इंस्टेंट, तो एक गिवन इंस्टेंट पर आप जो रेट मेजर करोगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, टाइम t इक्वल टू 0 पर से कांस्टेंट कुछ c रही होगी, किसी भी टाइम t1 पर ये है c1, और किसी भी टाइम t2 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई होगी c2। हम रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो बताओ अगर हम एवरेज रेट डिफाइन करें तो हम कैसे लिखेंगे उसको, टाइम इंटरवल में हुआ है तो हम लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्या इसमें कुछ कमी है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर साथ में आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। तो अगर हम एवरेज रेट लिखें तो बन जाएगी माइनस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरह से जैसे आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही आपके पास क्या है, एवरेज रेट भी है। यहां पर अगर हम आए इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर, मान लो टाइम t1 पर आप रेट निकालना चाहते हो, तो आप जिस टाइम पर रेट निकालना चाहते हो उस इंस्टेंट के ऊपर हम रेट निकालेंगे, और इसे हम डिनोट करेंगे dc बाय dt से। जैसे मान लो आप टाइम t1 पर निकालना चाहते हो तो आप इसे dc1 बाय dt1 लिखोगे, और अगेन आप रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां पर आप कौन सा साइन लगाने वाले हो, नेगेटिव साइन लगाने वाले हो। तो डिफरेंशिएशन आप सभी ने अच्छे से सीखा हुआ है, फिजिक्स में भी आप लोग यूज करते हो। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप रेट निकालोगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, और किसी टाइम इंटरवल पर निकालोगे तो उसे हम उस रिएक्शन की एवरेज रेट बोलते हैं। इन दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए। आगे चल के इस चैप्टर में हम इंस्टेंटेनियस रेट को बहुत यूज करने वाले हैं। चलिए, ये तो ये बात कैसे डिफाइन करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपने फिजिक्स में भी सीखी हुई होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो ये मेरे पास कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास टाइम है, और मैं रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मुझे मिला। एग्जैक्टली यही ग्राफ मैं यहां पर भी प्लॉट करूंगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन है और यहां पर टाइम है, करेक्ट। और फिर से अगर हम सेम रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब अगर मैं इस ग्राफ पर एवरेज रेट निकालना चाहता हूं तो मान लो ये है टाइम इंटरवल t1
और यह है टाइम इंटरवल T2। तो बताओ T1 से T2 के बीच में इस रिएक्शन की एवरेज रेट क्या होगी? तो आप क्या करोगे, यहां से एक प्रोजेक्शन लोगे जो इस ग्राफ को यहां कट करेगा और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सिमिलरली ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपको T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C1 मिल गई, T2 टाइम पर कितनी थी, C2 मिल गई। तो देखो चेंज C1 से C2 है। तो अगर आप इस रिएक्शन की एवरेज रेट निकालना चाहते हो, दैट विल बी इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। कोई डाउट, कोई गलती इसमें? हाँ, यहां पर माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। यहां देखो, यहां अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर रेट निकालना चाहते हो तो यह है dc बाई dt, dx बाई dy या dc बाई dt जो होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की स्लोप को दिखा रहा है। तो अगर आपको ग्राफ से कभी भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर रिएक्शन की रेट निकालनी है तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट से एक प्रोजेक्शन लो ग्राफ पर और वहां पर आप बनाओ टेंजेंट। ये एक्चुअली टेंजेंट नहीं बनी, तो वो आप समझ सकते हैं। अब इसको ग्राफ को हम रीप्लॉट कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये जो आपकी टेंजेंट बनी, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, और स्लोप तो आप जानते हो, इसको हम निकाल सकते हैं tan थीटा से। तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ dc बाई dt। तो इस तरह से आप ग्राफ के थ्रू एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों तरह की रेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आएगा जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इलस्ट्रेशंस। देखें, किसी भी चीज को सीखने के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और जनरली है ना, जनरली स्कूल्स में जब आपको पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चंस के ऊपर कम फोकस किया जाता है। हम बहुत फोकस करेंगे क्योंकि एक्चुअल लर्निंग तभी आती है जब आप प्रॉब्लम्स से डील करते हो और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो साथ में बने रहें और प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस करें। चलिए सीखते हैं कि एक्चुअली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आप पहली बार नहीं कर रहे होंगे, फिजिक्स में आप बहुत बार कर चुके होंगे, बट स्टिल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, that is reactant, reaction R goes to P at different times given below, calculate the average rate of the reaction for first 30 seconds। तो आपको दिख रहा है, आपको एवरेज रेट निकालनी है। तो भाई जो एवरेज रेट है उस एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम रिएक्टेंट टर्म्स में बात कर रहे हैं, सो माइनस C2 की जगह मैं C30 यूज कर रहा हूं क्योंकि वो फर्स्ट 30 सेकंड्स के लिए बात कर रहा है, माइनस C0 अपॉन 30 माइनस 0। तो वैल्यूज रखें माइनस, देखिए C30 कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 भी है। डेटा को ठीक से रीड करना सीखना। कुछ लोग भावनाओं में बहकर सिर्फ यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं है ना। माइनस इनिशियल रेट कितनी थी, अरे बाप रे 160 इंटू 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 30। तो आप देखो 10 टू पावर 3 तो आ गया कॉमन, 160 में से 2.5 गया तो आपस बचेगा 157.5। माइनस में आएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन की चिंता करनी नहीं है। सो 157.5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 30, या फिर आप इसे 1575, देखो 10 टू पावर 3 था ना, एक पॉइंट से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इतना कर लो, डिवाइडेड बाय 3। तो दिख रहा है 3 5 जा 15 फिर 0 और 25 करेक्ट है, नहीं 5250, सॉरी 5250। तो ये आपके पास क्या होगा इस रिएक्शन की रेट। ये तो ये बात रेट की। अब चलो थ्योरी की जगह यहीं पे सीख लेते हैं। आपने देखा कि ये ऊपर वाला टर्म है कॉन्सेंट्रेशन और नीचे वाला टर्म है टाइम। कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, देखो क्वेश्चन में दी हुई भी है मोल पर लीटर, और ये है टाइम। तो बताओ इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप समझें, अगर हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो देखो एक और पॉइंट हमने प्रॉब्लम से ही सीख लिया है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं
तो उसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, आगे चल के हम रेट प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, और उस टाइम पर जो रेट होगी वो एटीएम पर सेकेंड में होगी। किस में होगी? एटीएम पर सेकेंड में होगी। तो इस तरह से हम रिएक्शन की रेट की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड दें, चलिए आए तो देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया है, यूनिट हम फिर बाद में और भी देख लेंगे। अभी तो हम कॉन्सेंट्रेशन से डील कर रहे हैं, तो हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखते हैं। चलिए देखें एक और क्वेश्चन जो आपको एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट को यूज करना सिखाएगा। ऑप्शंस हैं ताकि आप सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकें। कह रहा है रिएक्शन फॉलोज द गिवन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, द रेट फॉर दिस रिएक्शन एट 20 सेकेंड्स विल बी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ को अच्छे से विजुअलाइज करना होगा, वरना आप ये मिस्टेक कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये कह रहा है आपको 20 सेकंड पर रेट निकालनी है। तो देखो आपको ये डैश लाइन दी हुई है, आपको लग रहा होगा ये टेंजेंट है। देखो ये इस ग्राफ को टच नहीं कर रही, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो टेंजेंट बनेगी ये वाली लाइन, लाइक दिस। मुझे क्या श्राप मिला हुआ है कि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो आप समझे। वापस से मैं थोड़ी सी और कोशिश करता हूं, तो इस तरह से आपके पास ये टेंजेंट बनेगी। और अगर आप और बारीकी से देखें तो देखो ये 40 से 50 के बीच में कहीं कट कर 66 के बीच में, तो मान लो ये 50 है, अप्रोक्सीमेटली 50 मान के चलेंगे, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। और 0.3 से 0.4 के बीच में है, तो ये यहां कहीं 0.35 पे आएगा। अब आपको इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो भाई आपको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल बन चुका, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और जो स्लोप होती है, स्लोप एक्चुअली tan थीटा के इक्वल होती है। तो बेसिकली मैं स्लोप क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। तो इस रिएक्शन की जो इंस्टेंटेनियस रेट होगी टाइम t इक्वल टू 20 पर, मैं से r20 बोल रहा हूं, वो इस ग्राफ की स्लोप के बराबर होगी, जो हमने भी थोड़ी देर पहले सीखा। चलिए tan थीटा निकालो, तो बताओ tan थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप tan थीटा ही होती है परपेंडिकुलर, विच इज 0.35, है ना, 0.35 माइनस 0, और बेस कितना है? 50। लेकिन साथ ही साथ आप यूनिट्स पे जरूर ध्यान दें। मोलैरिटी पर सेकंड, क्या आपका टाइम सेकंड में है? हाँ बिल्कुल टाइम सेकंड में है, तो कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, मैं इसे 35 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं। 5 7 से होता है 35, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 7 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलैरिटी पर सेकंड। तो देखो ये डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, और इस तरह से आप इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत रेयर है कि पूछ सकता है ग्राफ देकर कि एवरेज रेट बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो आपको डील करना आना चाहिए। जब आप एवरेज रेट निकाल रहे हो तो आप दो अलग अलग कंसंट्रेशंस पे डील करोगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मुझे 20 से लेकर 40 तक की या 20 से 80 तक की रेट निकालनी थी, तो 20 से 80 की निकालनी तो वो एवरेज रेट होगी। तो बताओ वो एवरेज रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर एवरेज फ्रॉम 20 टू 80 कैसे निकालेंगे? C2 माइनस C1। तो देखो 80 पर कंसंट्रेशन का पॉइंट नहीं दिया है, मान लो यह है 0.01, ऐसे मान लेता हूं एक बार के लिए, और 20 पर कितनी थी? 0.2। तो देखो 0.0, अब तो है ना, ये तो हमें पता ही रिएक्टेंट के लिए है, या चलो माइनस साइन लगा लो, तो क्या बनेगा? 0.01, क्योंकि जब आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको साइन भी दिखाना पड़ेगा साथ में, माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है? 80 माइनस 20। तो अगर आपको 20 से 80 की रेट निकालनी है तो आप वो निकाल सकते हो, वो इसकी एवरेज रेट कहलाएगी। तो इस तरह से हमने दो और टर्म सीख लिए हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। सही है, चलिए दो टर्म सीखने के बाद अब हम सीखते हैं एक और नया टर्म, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ये आप समझें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आप एक्चुअली अब रिएक्शन की रेट लिखना सीखोगे। देखो नाम से पता लग रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। आप खुद सोचो इस रिएक्शन में कौन अपीयर हो रहा है और कौन डिसअपीयर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? डिसअपीयर हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं। तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, रिएक्टेंट्स के लिए हम हमेशा टर्म यूज करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अगर हम कोई भी एक रिएक्शन ले ले, मान लो A गोज टू B या A प्लस B गोज टू C, A और B रिएक्टेंट है, तो
सबसे पहली चीज जो आप टर्म यूज कर रहे हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको रटना नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी याद बात नहीं रखनी, हम लिखेंगे ही नहीं, बस हम मतलब समझ रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि यूज आएगा आपको, है ना, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए डिफाइंड होती है? फॉर रिएक्टेंट्स, एज दे आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो क्योंकि एक रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, इसलिए हम इसे इनके लिए टर्म यूज करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसमें आप लिखूं, आपसे बोलूं कि भाई लिखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा सा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो उसे हम लिख देंगे माइनस डी ए बाई डी टी, है ना, इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में लिख रहा हूं अब मैं। तो माइनस साइन किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्टेंट के लिए। तो ये जो टर्म बना माइनस डी ए बाई डी टी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपने किसी ने आपके सामने लिख दिया माइनस डीबी बाई डी टी, तो बताओ माइनस डीबी बाई डी टी का मतलब क्या होगा? ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। भाई माइनस लगा हुआ है मतलब वो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसे ही देखो, जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या टर्म यूज करते हो? रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि वो एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? फॉर्म होता है, अपीयर होता है, और यहां प्रोडक्ट कौन है? सी, तो उसे हम लिख सकते हैं प्लस डीसी बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दो नाम हमें सीखने को मिले, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलिए, ये सीखने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, आप लिखना चाहें तो इसको थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना जो मैंने लिखवाया वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अब वो आपकी इच्छा, आप कैसे इसे लिखना चाहते हो। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, टर्म्स का मतलब है सिर्फ। चलिए, अब ये सीखने के बाद अब हम लिखने जा रहे हैं एक लॉ, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैं यूज करता हूं इसको। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्चुअली एक रिएक्शन की रेट लिखना सीखेंगे। इसे आप बहुत ध्यान से सीखें, ये कोर है, ये आपने सीखा तो आप आगे के लेक्चर्स में बाकी चीजें बड़े आसानी से सीख सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, मान लो रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स सी है। देखो, एक सिंगल रिएक्शन है, इस रिएक्शन की रेट मैं रिएक्टेंट A या रिएक्टेंट B या प्रोडक्ट C किसी के भी टर्म्स में लिख सकता हूं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन की रेट आप किसी भी टर्म्स में लिख लो, चाहे A के टर्म्स में, चाहे B के, चाहे C के, तीनों के टर्म्स में रिएक्शन की रेट क्या आएगी? सेम। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन की रेट लिखने चलूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ A के टर्म्स में रेट क्या होगी? तो वो बन जाएगी, है ना, इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूं, माइनस डी ए बाई डी टी। बताओ अगर B के टर्म्स में लिखूं तो वो क्या बन जाएगी? माइनस डीबी बाई डी टी, और दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। तो ये बन गई माइनस डीबी बाई डी टी, और इसी तरह C के टर्म्स में रेट क्या बन जाएगी? प्लस डीसी अपॉन डी टी। सही है, दैट मीन्स इस रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C के बराबर है। अभी आप ध्यान से देखें, यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आपकी रिएक्शन में कोई कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, जैसे N1A प्लस N2B गिव्स N3C, तो फिर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप ये ध्यान रखना, उस केस में आपको इनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। मतलब अब आप A के लिए रेट लिखोगे तो बन जाएगी -1 अपॉन N1 इंटू DA अपॉन DT। B के लिए लिखोगे तो बन जाएगी -1 अपॉन N2 इंटू DB बाई DT, and that will be equal to plus 1 upon N3 into DC by DT। तो देखो, जब रिएक्शन में कोएफिशिएंट नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स आ गए, फिर आपको रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं आपको सिखाता हूं, कोई बताएगा नहीं, जनरली बोलते हैं ऐसे याद रख लेना, बड़ा समझो। मैं आपको लॉजिक देता हूं, जैसे मान लो 2A गिव्स 3B प्लस 4C, ये मेरी रिएक्शन है, ठीक है, या फिर B प्लस 3C कर लो, ऐसा कर लेते, या A गिव्स 2B प्लस 3C कर लो, ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो A के 2 मोल्स थे आपके पास, ठीक है,
और 10 मिनट के बाद ए का 1 मोल बचा है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ए काम में आ चुका है ना। अब इतना आपको आना चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, ये रिएक्शन बता रही है। तो अगर 1 से 2 मोल बनते हैं तो देखो अभी तक रिएक्शन में ए का 1 मोल कंज्यूम हुआ है, इसके 1 मोल से बी के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स, और सी के कितने बनेंगे, 3 मोल्स। ठीक है, ये आपके रिएक्शन का मतलब है A goes to 2B प्लस 3C से हमने निकाल लिया। अब आप समझना डिफरेंस, अगर मैं सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी निकालूं या माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी निकालूं ना, मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख रहा हूं इसको लिखने के लिए। देखो माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होगा, ए के अंदर चेंज कितने का आया, 1 मोल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 10। तो बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। ठीक है, अब अगर हम माने कि हम कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते तो ये तीनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए थी। चलो चेक करते हैं, बी प्रोडक्ट है तो बताओ dB बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो dB बाई डी टी, बी के मोल्स पहले 0 थे अब बन गए 2, चेंज आ गया 2 का बाय 10। देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2। सी के लिए अगर मैं चेक करूं तो dC बाई डी टी, आप देखो वैल्यू 0 से 3 हो गया तो 3 बाय 10 कितनी आ रही है, 0.3। आप देखो जब कोएफिशिएंट है तो आप बिना कोएफिशिएंट के इनको इक्वेट कर ही नहीं सकते, इक्वल आ ही नहीं रहे। माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू 0.1 है, dB बाई डी टी की वैल्यू 0.2 है और dC बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 0.3। लेकिन जैसे ही आप इन्हें कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, हाफ dB बाई डी टी है ना, b का कोएफिशिएंट 2 है तो देखो इसकी वैल्यू भी 0.1 बन जाएगी। आप लिखो 1/3 इंटू dC बाई डी टी, तो देखो इसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 0.1। अब आप देखो, अब आप इस रिएक्शन की रेट चाहे ए के टर्म्स में लिखो, चाहे बी के टर्म्स में लिखो, चाहे सी के टर्म्स में लिखो, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। और ये जस्टिफाइड है, एक रिएक्शन की एक ही रेट होगी चाहे आप किसी रिएक्टेंट के टर्म में लिख लो या फिर किसी प्रोडक्ट के टर्म में लिख लो। तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आपको यही फॉर्म याद रखनी है, दो अलग अलग फॉर्म नहीं बनानी कि कोएफिशिएंट नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो आप तो ये रखो कोएफिशिएंट है, अगर 1 है तो यहां 1 लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बना जो रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज के टर्म्स में लिखता है या रिलेट करता है, और इसी को मैं बोलता हूं, मैं, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है इसलिए मैं इसे डिफरेंशियल रेट लॉ लिखता हूं। एक चीज, पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए दूसरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको आज यहां सिखा रहा हूं, बस अब बहुत जल्दी आज के लेक्चर को खत्म करने वाले हैं, ये आपको मैं सिखा दूं, इसको आप डाइजेस्ट करें, क्वेश्चंस करें इसके ऊपर। तो देखो यहां 2 टर्म लिख रहे हैं, इन दोनों को आप ध्यान से देखो। एक टर्म तो लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, मैं इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं अब सब, और एक टर्म आपने लिखा है -1/n1 इंटू डी ए बाई डी टी। इन टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से समझें, इसे हम बोलते हैं, सिर्फ बिना कोएफिशिएंट के लिखा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि ये आपको बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा। बोलो समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं आर ए। लेकिन जैसे आप उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझें, सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को बता रही है, या फिर सिर्फ माइनस डीबी बाई डी टी, या फिर सिर्फ डीसी बाई डी टी। ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंज्यूम होने या बनने की रेट को दिखाती है। अगर आप उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, उस रिएक्शन की रेट मिल जाएगी। तो आप इसी फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन n1, दिस शुड बी इक्वल टू आर बी अपॉन n2, दिस शुड बी इक्वल टू आर सी अपॉन n3। अगर आप इसे इस फॉर्म में यूज कर पाए और याद रख पाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर पाओगे फिर। सो आर ए अपॉन n1 यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन उसका कोएफिशिएंट, b अपॉन उसका कोएफिशिएंट एंड c अपॉन उसका कोएफिशिएंट। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको इसको यूज करना सिखाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, और फिर हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बेसिक चीजें मैंने आपको आज सिखाई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको लिखना आना चाहिए, जिसको आपको समझ में आना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए कॉपी करें, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और ये देखें आपका पहला क्वेश्चन। अब आप प्रॉब्लम्स के थ्रू समझें चीजों को। हमेशा एक ही अप्रोच रखना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको बचपन से फीड किया गया होगा केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप प्रॉब्लम्स के थ्रू मूव करो, आपको रटने की चीजें बहुत कम मिलेंगी। ध्यान से पढ़ें। कहानी सुना रहा है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। वो जो बॉक्स के अंदर बने हुए क्वेश्चन होते हैं उसी को मैंने एज एन एग्जांपल लिया है यहाँ पर। द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution। ठीक है, तो आप N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में मेजर कर रहे हो। ठीक है, इनिशियली द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर। यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 था ना, अभी हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली वैसे सॉल्व करेंगे जब हमारे पास बोर्ड में आएगा तो कैसे लिखना है। अभी सिर्फ हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा करो, ऐसा लिख सकते हो कि आपको क्या क्या गिवन है। सो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2.33 मोल पर लीटर। तो मैं इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं ऐसे। एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज 2.08 and concentration of N2O5 after 184 minutes वो भी आपको दी हुई है, that is 2.08 मोलर। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही एग्जैक्टली बोर्ड में लिखना होता है। जब डेटा दिया होता है कि आप जो रीड कर रहे हो डेटा उसको भी साथ साथ लिखो। अगर द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया हुआ है, calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds। अभी आपको टाइम दिया है मिनट में, आपको रेट आवर्स में भी लिखनी है, मिनट्स में भी लिखनी है, सेकंड्स में लिखनी है। ठीक है, लिख लेंगे। तो पहले जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट में काम में लेते हैं, मिनट में। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ध्यान देना, रेट ऑफ दिस रिएक्शन बतानी है। एंड पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करने चलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, समझे बात को, बहुत आसान है, आपने सीख लिया है। आपको सारा चीज दिया हुआ है N2O5 के लिए। अगर आप N2O5 के टर्म्स में इस रिएक्शन की रेट लिखो तो मैंने आपको भी सिखाया क्या बनेगी, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, -1/N2 डेल्टा N2O5। ये स्क्वायर ब्रैकेट N2O5 की कंसंट्रेशन को दिखाता है अपॉन डेल्टा T। सही है, बस अब आपको वैल्यूज रखनी है। ध्यान देना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें so that will be equal to 1/2 तो रहेगा इनटू माइनस डेल्टा N2O5। सो माइनस, यहां देखो N2O5 कॉन्सेंट्रेशन फाइनल हो गई 2.08, माइनस इनिशियल थी 2.33, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 184 मिनट। यूनिट पे जरूर ध्यान दें क्योंकि क्वेश्चन यूनिट स्पेसिफिक है। अब देखो 2.08, 2.33 में से 2.08 गया तो आपके पास शायद ये बच जाएगा 0.25। ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगी हाफ। अब देखना है -0.25 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 184 और इसकी यूनिट बन जाएगी मोलैरिटी पर मिनट, या फिर आप चाहो तो इसे मोल पर लीटर पर मिनट भी लिख सकते हो। तो ये देखो 0.25 खुद होता है 1/4। सो 1/4 हो गया 1/8, ये बन जाएगा 1/8 इंटू 184, या फिर 8 4 जा 32 2 3, 8 8 जा 64 and 3 67 6, 8 1 जा 8 and 6 14, 1472 मोलैरिटी पर मिनट। इस वैल्यू को आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिनट्स में मिल जाएगी, मिनट्स में। अब आप ध्यान दें, ये मोल पर मिनट है तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मिनट को नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, ये तो आ गई मिनट में, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। अब इसके बाद इसी को बदलना है आवर्स में और सेकंड्स में। तो चलो आवर्स में बदलते हैं। आप लिखोगे सिंस या एज वी नो। देखो मैं आपको साथ साथ ये लिखना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। दोनों चीजें, सिर्फ नॉलेज होना और नॉलेज को एक्सप्रेस करना दोनों अलग चीजें हैं। आपको आता है अच्छी बात है, पर आप बोर्ड में कैसे लिख कर आओगे वो भी आपको साथ साथ मुझसे सीखना है। सो एज वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट। दैट मीन्स 1 मिनट जो होगा वो 1/60 आवर्स के इक्वल हो जाएगा।
होगा। तो आप यहां मिनट के लिए जैसे ही रिप्लेस करोगे, बताओ अब आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी बन जाएगी 1/1472 इंटू 1 मिनट की जगह आप लिखोगे 1/60 आर, तो 60 आ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 60/1472 और अब यूनिट बन जाएगी मोलैरिटी पर आर बन जाएगी। वहीं अगर आपको इसी वैल्यू को सेकंड में बदलना है तो मैं यहां बदल रहा हूं। अगेन एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है। तो अब आपको मिनट को सेकंड में बदलना है, तो यहीं पर 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिखो, तो उस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बन जाएगी 1/1472 इंटू 60। मिनट को आपने सेकंड में बदला और यूनिट बन जाएगी मोलैरिटी पर सेकंड। तो इस तरह से आप रेट चाहे तो मिनट में, आवर्स में या फिर सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है क्योंकि उसने मुझसे एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन बोला था। अगर वो मुझसे कहता एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालो, तो फिर मैं यहां हाफ से डिवाइड नहीं करता, फिर मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? देखो सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। तो आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, सॉरी कॉपी कर लिया होगा। अब देखो चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी अब आपको dNO2/dt की वैल्यू निकालनी है, या फिर आप चाहो तो इसे RNO2 बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी रिएक्शन के लिए देखो, आपको रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 गैस गिव्स यू व्हाट 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, इसके लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, है ना, फुल फॉर्म में लिखना होगा आपको, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। बताओ N2 के टर्म्स में क्या बनेगी? -1/N2 इंटू dN2O5/dt, और NO2 के टर्म्स में क्या बनेगी? 1/4, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो dNO2/dt। एक्चुअली आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको ऐसे दिखता है तो ठीक है, वरना मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये माइनस वाले साइन को हम लिख सकते हैं RN2O5/2, है ना, ऐसे लिखने का थोड़ा कन्वीनियंट होता है। और ये क्या बन जाएगा? RNO2/4। और हाँ, आप बोर्ड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कन्वर्ट कर। अब आपको RNO2 निकालना है तो निकाल दो। बताओ RNO2 जो होगा, यहां से आप देखो 2 2 4 है, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ N2O5 हो जाएगा। सो 2 इंटू रेट ऑफ N2O5 मतलब सिर्फ N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। तो आपने देखा कि रेट ऑफ N2 होगी माइनस चेंज कितने का है? 2.08 माइनस 2.33 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 184 मिनट्स। प्लस ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 0.25 बन जाएगा। 0.25 इंटू 2 होता है 0.5 अपॉन 184। 0.5 को आप लिख लो हाफ, तो ये बन जाएगा 1/368 मोलैरिटी पर मिनट। और ये मेरे पास आ जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, या फिर जैसे आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी लिख सकते हो। तो आप कुछ याद नहीं रखना इस क्वेश्चन में, आप कैसे याद रख सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करना? समझो, लैंग्वेज को समझो। पहले पार्ट में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ये वही हमने किया। सेकेंड पार्ट में आपको रेट ऑफ NO2 निकालनी है, तो NO2 का डेटा तो दिया नहीं है, तो हमारे पास N2O5 का डेटा है, तो हमने अपने डिफरेंशियल रेट लॉ को यूज किया और NO2 के डेटा को N2O5 से कंपेयर किया, ये रिलेशन आया। अब आपको N2O5 की रेट निकालनी है डिसअपीयरेंस की, और उससे आप रेट ऑफ NO2 कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं 2, ठीक है, दोनों आपके सामने अपीयर होंगे स्क्रीन पे। एक बार पॉज करके पहला क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर दूसरा कॉपी करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा इसके लिए। जैसे ये है क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, हो गया। और यह है आपका दूसरा क्वेश्चन
दोनों में आप दिमाग लगाएं, सॉल्व करें। आज हम यहीं तक कंप्लीट करें। तो आज मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स सिखाया है। रेट क्या होती है, क्यों रेट पड़ता है, कैसे रेट को डिफाइन करते हैं और कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मतलब अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा रिएक्शन के टाइप्स, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। फिर हम बात करेंगे ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, टर्म्स डिफाइन करते चलेंगे, सीखते चलेंगे जैसा हमने आज सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।